वाले रैखिक समीकरण। चर और अचर समझने के लिए चर राशियां भी राशियां होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, और अचर राशियां भी होती हैं जिनका मान अचर रहता है, अस्थायी रहता है, अर्थात वह बदलता नहीं है। जैसे यक्ष है तो यक्ष चर है कि अचर है? क्यों? क्योंकि यक्ष का मान कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बदलता रहता है। और अचर जैसे 7 है, ये अचर राशि है, तो इसका मान हमेशा 7 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 7 का 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो जिन राशियों का मान बदलता रहता है उनको चर राशियां कहते हैं, और जिनका मान अचर रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है, अर्थात बदलता नहीं है, उनको अचर राशियां कहते हैं। ठीक है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें 2 चर राशियां हों, जैसे 3x + 2y = 10 है ना एक समीकरण। तो इसमें कितने चर राशियां हैं? 1 2। आज समझे? तो इस चैप्टर में हम 2 चर राशियों वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे। वे राशियां जिनका मान बदलता रहता हो, परिवर्तनीय होता है, उनको चर राशियां कहते हैं, और वे राशियां जिनका मान अचर रहता है, अर्थात बदलता नहीं है, उसको हम अचर राशियां कहते हैं। इस चैप्टर में 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। जैसे एक उदाहरण मैंने दिया है कि एक चर राशि, इसमें 2 चर राशि है, और क्या एक समीकरण है, इसमें 2 चर राशियों वाले यह रैखिक समीकरण। आइए अब देखते हैं इसमें। प्रश्नावली आपका 3.1 कह रहा है, पहला सवाल है इसमें, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु की 7 गुनी था। अब देखिए, इसमें न तो आफताब का उम्र मालूम है, न तो उसकी पुत्री का उम्र मालूम है। तो क्या मान लेंगे यहाँ पे? मान लेते हैं, माना आफताब की उम्र बराबर x वर्ष मान लिए। और उसकी पुत्री का उम्र, माना आफताब की उम्र बराबर x वर्ष तथा पुत्री की उम्र y वर्ष। तो हमको यहाँ 2 चर राशि मिल गए कि नहीं मिल गया? x और y। अब आइए देखिए समीकरण क्या कह रहा है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यह दोनों की वर्तमान आयु माना गया है। माना वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। तो 7 वर्ष पूर्व मीन्स होता है पहले,
मान लीजिए पिता की उम्र इस समय इस समय x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कै साल का रहा होगा? क्या करेंगे? वर्तमान उम्र में से 7 साल और घटा देंगे। ठीक, 7 साल पहले 7 साल कम ही का रहा होगा ना। मान लीजिए कोई बालक है, वो 7 साल इस समय 17 साल का है, तो 7 साल पहले कितने साल का रहा होगा? तो 17 में से हम 7 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 10 साल। तो ऐसे ही यहाँ माना गया है, माना पिता की उम्र x वर्ष, तो 7 वर्ष पूर्व पिता की उम्र क्या होगा? x माइनस 7 वर्ष। समझ में? पूर्व के लिए घटा देते हैं और बाद के लिए जोड़ देते हैं। ये 7 वर्ष पूर्व पिता की उम्र हो गया 7 वर्ष, x माइनस 7, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की उम्र, इसमें पुत्री की उम्र कितना माना गया है? y। तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा? y माइनस 7, इतना हो। 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु x माइनस 7 वर्ष, और 7 वर्ष पूर्व पहले पुत्री की उम्र y माइनस 7 वर्ष। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है। पिता अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये 7 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी x माइनस 7, यह पुत्री की आयु का 7 गुना। तो पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी इसका जो आयु है इसका 7 गुना। 7 गुना मैंने 7 का गुणा। अरे सुनिए, इधर देखिए समीकरण क्या बन जाएगा? x माइनस 7 इक्वल टू इस 7 का इसमें दोनों एक अंदर गुणा कर देंगे, तो 7y माइनस 7 सके 49। कोष्टक के बाहर जो चीज़ है उसका जब कोष्टक करेंगे तो अंदर दोनों को गुणा देंगे। 7 का गुणा करेंगे तो 7y और माइनस 7 सके 49। इसको पक्षांतर करेंगे क्या बनेगा? x y को इधर लाएंगे बराबर में, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 वैसे रखेंगे। अब माइनस 7 को प्लस इक्वल टू इधर भेजेंगे क्या आ जाएगा? प्लस 7। ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? एक माइनस है एक प्लस है। ऐसी दशा में जब एक माइनस और एक प्लस हो तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, और जिसमें से घटाते हैं उसका चिन्ह रखना चाहिए। बड़े वाले का चिन्ह क्या है यहाँ पे? माइनस। माइनस का चिन्ह रखेंगे और 49 में से 7 घटा देंगे, कितना आएगा? 42। तो ये पहला समीकरण आपका मिल गया। x माइनस 7y बराबर माइनस 42, समीकरण नंबर। एक बार फिर से देखिए इसको। मान लीजिए माना आपका की उम्र x वर्ष, पुत्री की उम्र y वर्ष। 7 वर्ष पहले दोनों की उम्र निकालेंगे, तो 7 साल पहले पिता की उम्र हो जाएगी x माइनस 7 वर्ष, और 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष। अब प्रतिबंध के अनुसार कह रहा है कि 7 साल पहले जो पिता की उम्र थी वह पुत्री की उम्र की 7 गुनी थी। तो पिता की उम्र बराबर पुत्री की उम्र इंटू 7। 7 का गुणा कर दी इसमें 7y माइनस 7 सके 49।
समीकरण को हम पक्षांतर कर लेते हैं चर राशियों को एक तरफ। तो यक्स अपनी जगह पे है, वाई को हम पक्षांतर करके इधर लाएंगे, प्लस वाई इधर था, इधर आएगा तो -7y इक्वल टू -49 अपनी जगह पे, और इस प्लस -7 को हम उधर करेंगे, पक्षांतर करके ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, +7। तो यक्स -7y इक्वल टू -49 और +7, 49 में से 7 निकल जाएगा तो -42 समीकरण नंबर। आगे दूसरा समीकरण क्या कर रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? पहले देखिए समझिए, उसके बाद लगेगा। 3 वर्ष बाद पिता की आयु, इसमें पिता की आयु कितनी है? यक्स वर्ष। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 3 वर्ष। इस समय जितनी उम्र उसकी है 3 साल बाद उसमें 3 वर्ष और जुड़ जाएगा, तो यक्स प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? कितना होगा? इस समय पुत्री की आयु कितनी है? वाई। तो 3 वर्ष बाद वाई प्लस 3 वर्ष। इधर देखिए, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद ये जो पिता की आयु है, लिखना बंद कीजिए। 3 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वह पुत्री की आयु का कितना रह जाएगा? 3 गुना। तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी यक्स प्लस 3 वर्ष बराबर पुत्री की आयु वाई प्लस 3। अब पिता की आयु कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो इसमें 3 कर दो। जैसे पहले वाले को खोले या ब्रैकेट को, ऐसे इसको भी खोल लेंगे। यक्स प्लस 3 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे वाई में तो 3y और प्लस 9। क्लियर है? इसको पक्षांतर करेंगे तो x y को इधर लाएंगे क्या होगा? -3y इक्वल टू ये 9 वैसे ही रहेगा, अब 3 उधर जब क्या आ जाएगा? यक्स -3y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 छः घटाएंगे 4। ये समीकरण नंबर आपका 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ये दोनों 2 चर राशियों वाले समीकरण हैं। एक चर राशि यक्स है, एक चर राशि वाई है। इसमें भी एक चर राशि यक्स, एक चर राशि वाई है। ठीक, अरे सुनिए, इसको मिटा दें। देखिए 2 समीकरण का पहले वाले तैयार हुआ है। इसको ग्राफ पेपर पे भी बना करके आपको दिखाना रहेगा, ग्राफीय निरूपण, लेकिन पहले समीकरण बनाना चाहिए। यहाँ ये थीटा तरफ जो है यक्स -7 वाई इक्वल टू -52 समीकरण। हाँ, समीकरण हाँ
अब सवाल नंबर 2 जो कह रहा है उसको आप रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। क्रिकेट के टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस समीकरण इसको कैसे बनाएंगे? क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तो इन्हों तो यहाँ बल्ले का कीमत मालूम है, इन्हों तो गेंद का। तो मान लेंगे माना एक बल्ले की कीमत एक बल्ले की कीमत बराबर 1300 रुपये तथा एक गेंद की कीमत बराबर y। दो अचर राशियां मिल गई इसमें, x और y। अब इसको हमको समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो 3900 रुपये में कह रहा है 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ला खरीद रहा है और एक बल्ले की कीमत कितना है? 100 रुपये। तो 3 बल्ले का कीमत 3 गुणे x, सही है। और प्लस 6 गेंदें खरीदी, 6 गेंद खरीद रहा है और एक गेंद का कीमत y रुपये, 6 गुणे y। कुल पैसा कितना दे रहा है? 3900 रुपये। तीन बल्ला और 6 गेंद 3900 रुपये। इसको गुणा कर देंगे तो 3x + 6y = 3900। ये आपका एक समीकरण बन गया। 3x + 6y = 3900 रुपये। ये समीकरण बन गया। ठीक इसी तरह से बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा और 3 गेंद 1300 में। तो एक बल्ला खरीदा तो 1 गुणे क्या x, 1 गुणे एक बल्ला उसकी कीमत 100 रुपया, 1 x हो गया। 7 बल्ला रहता तो 7 गुणे x होता। x क्या है? तो एक बल्ले की कीमत है और जितना बल्ला खरीदेगा उसमें एक बल्ले की कीमत का गुणा करेंगे। प्लस 3 गेंदें, तो प्लस 3 गुणे y। कितने में खरीद रहा है? तो 1300 रुपये। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक बल्ले की कीमत 100 रुपया, तो x हो जाएगा, x में का गुणा करेंगे तो x सही होगा। 3 गेंद तो 3 गुणे y करेंगे तो 3y = 1300 रुपये। ये समीकरण नंबर आपका। 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण इसमें प्राप्त हो गए। ठीक, भाषा में लिखा हुआ है अपनी बात को, अब उसको हमको चर और अचर राशियों के रूप में व्यक्त करना है और व्यक्त करके एक समीकरण बनाना है। 2 चर राशियों वाले रैखिक समीकरण। तो सवाल नंबर 1 का भी हमने 2 समीकरण बनाया और सवाल नंबर 2 का भी 2 समीकरण बनाया। ठीक है।
आगे देखिए, नोट हो गया। ठीक इसी तरह से एक तीसरा सवाल कर रहा है, 2 किलोग्राम सेब, 2 किलो सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, तो 1 केजी अंगूर, इनका मूल्य कितना है? 160 रुपये। कह रहा है किसी दिन मार्केट में 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मिलाकर के कुल 160 रुपया था। 1 महीने बाद जब पता किया मार्केट में, तो 4 किलोग्राम सेब और प्लस 2 किलोग्राम अंगूर, इनका मूल्य 300 रुपया पाया। पहली बार गया मार्केट में घूमने के लिए, पता किया तो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, इन दोनों की कीमत मिला करके उससे 160 रुपये मांग रहे हैं। इस स्थिति को हमको रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, दोनों को मिला करके इतना 160 रुपया है, लेकिन हमको चाहिए कि 1 किलो सेब का अंगूर क्या रेट है और 1 किलो अंगूर का क्या रेट है। तो नहीं पता है, तो हम मान लेंगे उसको, माना 1 किलोग्राम, माना 1 किलोग्राम सेब की कीमत कितना? 100 रुपये। ठीक इसी तरह 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत, 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत क्या माने? वाई। एक्स वाई की जब हम कुछ भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, हमने मान लिया एक्स और वाई। अब 1 किलोग्राम सेब की कीमत एक्स माना गया है, यहाँ पर कितने किलोग्राम सेब है? 2 किलो, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 2 गुणे एक्स हो जाएगा। अब प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 1 गुणे क्या होगा? वाई, तो 2x प्लस 1y बराबर आपका 160 रुपया। 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1y या y इक्वल टू 160 रुपये। समीकरण नंबर आपका बन गया यहाँ 1 किलोग्राम सेब की कीमत x रुपया, 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत y रुपया, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, यानी 2 किलोग्राम सेब की कीमत और प्लस 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत इक्वल टू 160 रुपीज। इसी को हम समीकरण के रूप में लोगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ये दूसरे कथन को कह रहा है, दूसरे दिन जब मार्केट में गया तो पाया कि 4 किलोग्राम सेब और प्लस 2 किलोग्राम अंगूर, इसकी कीमत हो जा रही है 300 रुपये। तो 4 किलोग्राम सेब की कीमत हम समीकरण में कैसे रखेंगे? 4 किलो का मूल्य निकालना है और हमने माना हुआ है कि 1 किलो सेब की कीमत x रुपया है, तो 4 में x का गुणा कर देंगे तो 4 किलो का मालूम हो जाएगा, प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का हमने y रुपया माना है और यहाँ पे 2 किलोग्राम अंगूर है, तो
2 इंटू वाई, दोनों की कीमत कितनी हो रही है? 300। ये आपका समीकरण एक बन गया। 4x + 2y = 300। समीकरण ठीक। इस तरीके से हमने 3 सवालों से 6 रैखिक समीकरण प्राप्त किया और प्रत्येक में 2 चर राशियां हैं। ऐसे अभी हमने आपको बताया है कि चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, और अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान हर परिस्थिति में समान रहता है, बदलता नहीं है। अब यहाँ हमने 2 चर राशियां लिया है, x और y। x और y, तो पहले सवाल के इन दोनों समीकरणों को जब आप हल करेंगे तो x का मान कुछ और आएगा और y का मान कुछ और आएगा। ठीक। सवाल नंबर 2 के दोनों समीकरणों को आप हल करते हैं तो x का मान और y का मान अलग अलग आएगा, और आप पाएंगे कि जो x का मान सवाल नंबर 1 में आया था वही x का मान सवाल नंबर 2 में उससे भिन्न आएगा। यहाँ पे कुछ x का मान कुछ और आएगा, यहाँ पे x का मान कुछ और आएगा। सवाल नंबर 3 में उसी x का मान कुछ और आएगा। तो 3 सवालों में हमने देखा कि x का मान तीनों सवाल में अलग अलग आया है, यानी x का मान परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, इसलिए इसको चर राशि कहते हैं। ठीक। y का मान भी यहाँ कुछ और आएगा, सवाल नंबर 2 में कुछ और आएगा और यहाँ पे कुछ और आएगा। तो चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, और अचर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान बदलता नहीं है, हर परिस्थिति में समान रहता है। इन समीकरणों को हल करना हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक। कुछ और समीकरण बनाएंगे 2 चर राशियों वाले। जैसे मान लीजिए 3 पेन का मूल्य और 4 कापियों का मूल्य। 3 पेन और 4 कापी का मूल्य मिला करके आपका हो रहा है 120 रुपया। 3 पेन और 4 कापी का मूल्य 120 रुपया। और 6 पेन और 2 कापी। 3 पेन और 4 कापी कितने पड़ा? 120 रुपया का। 6 पेन और 2 कापी मान लीजिए आपको मिल जाएगा 115 रुपये। तो इन दोनों को हम रैखिक समीकरण के रूप में कैसे रखेंगे? इनको रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो मान लेंगे, माना एक पेन की कीमत x रुपये और एक कापी की कीमत y रुपये। तो 3 पेन का कितना आ जाएगा? 3x प्लस y इक्वल टू क्या आएगा? 120। वैसे ही 6 पेन, तो 6 इंटू x 6x प्लस 2 कापी, तो 2 इंटू क्या रखेंगे? y, यानी 2y इक्वल टू 115। ठीक। दोनों की कीमत मालूम नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि माना एक
पेन की कीमत इतने रुपये होगी और एक कापी की कीमत इतने रुपये होगी, और उस हिसाब से हम उसको एक वस्तु की कीमत से उतने का गुणा करके और दोनों को मान रख करके जोड़ के हम रख देते हैं उसको। यही हमारा रैखिक समीकरण होता है। इसका ग्राफ ही निरूपण बाकी है, ग्राफ कर लिए। तो यहाँ हम पा रहे हैं कि चर राशियों का मान प्रत्येक दशा में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, बदलता रहा है, और अचर राशियों का मान स्थिर होता है। ऐसे समीकरण जिसमें दो चर राशियाँ हों उनको दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कहीं कुछ पूछना है? नोट यहाँ पर मत करो, सिर्फ यहाँ पर पढ़ाते रहिए, नहीं तो यहाँ पर लगाने चार्ज ज़्यादा नहीं लगेगा। देखिए, मान लीजिए कहा जाए कि 2 किलोग्राम आलू और 3 किलोग्राम प्याज की कीमत 120 रुपये है। इसको हमको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करेंगे? 2x + 3y = 1/2। 5 किलोग्राम आलू और 6 किलोग्राम प्याज, इसकी कीमत मान लीजिए 260 रुपये। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5x + 6y = 260। अब इन समीकरणों को हमको ग्राफीय निरूपण करना है। ग्राफ पेपर पे निरूपित करना रहेगा, उसको हम सीखेंगे अगले क्लास में, लेकिन थोड़ा सा उसका वो देख लीजिए। ग्राफ पेपर पे जब हम निरूपित करते हैं तो इसमें 2 अक्ष बनाते हैं। पहले इसको कहते हैं x अक्ष और ये होता है y अक्ष। x अक्ष और y, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वह मूल बिंदु होता है। इसको हम O से निरूपित करते हैं। मूल बिंदु O से निरूपित करते हैं। यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, दोनों का कटान बिंदु O हो गया। जब हम इसका
इधर दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्लस होता है, यक्स का मान इधर प्लस होगा, इधर पीछे की तरफ माइनस होगा। वाई का मान ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस, और 0 से नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस। इस पर हम यक्स अक्ष पे कुछ बना लिए रहते हैं चिन्ह, कुछ वाई अक्ष पे। जैसे मान लीजिए यक्स अक्ष पे हमको पेन दिखाना है, 1 पेन की कीमत, 2 पेन की कीमत, 3 पेन की कीमत, 1 2 3 4 5 6। जैसे मान लीजिए हमको 4 इस पे पेन दिखाना है, तो हम कहाँ दिखाएंगे? 4 पे, यहाँ पे बिंदु लगा देंगे। और वाई पे दिखाना है हमको 5 पेंसिल दिखाना है, 1 2 3 4 5 पेंसिलें दिखा देंगे इसमें, ठीक। और दोनों को संयुक्त रूप से दिखाना है तो हम इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। ये मान लीजिए आपका इसका कुछ नाम देंगे, इसका नाम देंगे। यही ये रेखा जो है आपको क्या दिखलाती है? 4 पेन और 5 पेंसिल का, ठीक। तो इस तरह से हम अगले क्लास में, अभी तक जो हम रैखिक समीकरण बनाना पड़े हैं उनका ग्राफीय निरूपण करना सीखेंगे, ठीक है। समीकरणों को ग्राफ पेपर पर निरूपित करना या दिखलाना समीकरणों का ग्राफीय निरूपण कहलाता है, ठीक। इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।